लालच वो बुरी बला चीज़ है। अगर इंसान एक बार इस दलदल में फंस जाए तो समझ लो उसकी जो ज़िंदगी होती है हमेशा हमेशा के लिए एक तबाह के कगार पर अब पहुंच ही जाती है। आज के घटना में सेम ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन उसका जो फल होता है इस तरह आदमी को भुगतना पड़ जाता है कि उसका कोई कल्पना नहीं कर पाता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है भारत की राजधानी अब दिल्ली का ही, और ठीक उसी में ही जाना माना एक इलाका पड़ता है धौला कुआं, और ठीक है उसी में ही एक उत्तरांचल कॉलोनी भी पड़ता है। उसी कॉलोनी में ही एक लोनी बॉर्डर पड़ता है, और उसी बॉर्डर के ही रहने वाले कृष्ण कुमार होते हैं, जिनकी उम्र लगभग अब 52 साल के आसपास होती है। उनकी पत्नी होती है अब मीना, जिसकी उम्र लगभग अब 49 साल के आसपास होती है। लेकिन कृष्णा कुमार के टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा होता है अब कपिल। लेकिन कृष्णा कुमार जो होते हैं अब मौके पर दिल्ली में ही जो धौला कुआं पड़ता है वहीं में स्थित होता है इधर डिस्पेंस सर्विस इंस्टीट्यूट, जिसमें एक कैंटीन होता है। उसी कैंटीन में जाकर अब मौके पर एक संचालक रूप में इधर कृष्णा कुमार कार्यरत होते हैं। लेकिन उनका जो अपना बेटा होता है इधर कपिल एक कोरियर का काम किया करता था, जिसकी वजह से उसके पास अब ठीक ठाक पैसे भी आ जाते थे। इधर कृष्णा कुमार भी तौ तरीके से पैसे कमाया जा करते थे। परिवार काफ़ी खुशनुमा होता है, लेकिन तौ तरीके वाला जो व्यवहार होता है लोग किस के लिए बनाए रखते हैं। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ अब 29 दिसंबर का ही। अब जब सुबह सुबह का टाइम होता है तो कृष्णा कुमार जो होते हैं अब मौके पर धौला कुआं चले जाते हैं, अब उसी सर्विस डिफेंस में काम करने के लिए, क्योंकि रोज़ का उनका आदत होता है। लेकिन इधर जब जाते तो 2 दिन का वक्त बीत जाता है। अब 31 दिसंबर का वक्त आ जाता है, लेकिन जब इधर मीना को आभास होता कि 2 दिन का वक्त बीत गया है, अभी तक लौट कर आए नहीं हैं, तो आखिर वह चले कहाँ गए। और उसी वक्त मीना अपने बेटे कपिल को बोलती है, और कपिल जो होता है अपने ही पिता के पास कॉल करता है, तो उनका मोबाइल जो होता है मौके पर बंद बता देता है। तो इधर जो होती मीना काफ़ी परेशान हो जाती है, और जब परेशान हो जाती है अपने बेटे को लेती है, और लेने के बाद ठीक जो होता है उसी वक्त धौला कुआं के ही अब डिफेंस और सर्विस इंस्टीट्यूट की कैंटीन में पहुंच जाती है। और जब वहां पहुंचती है तो इधर अपने ही पति के बारे में पूछताछ करती है, तो वहां के मैनेजर के द्वारा पता चलता है कि यहाँ तो 29 दिसंबर को मौके पर कृष्णा कुमार आए हुए थे, लेकिन यहाँ से जब चले गए थे तो दोबारा यहाँ पर लौट के नहीं आते हैं। अब यह बात जैसे ही अब इधर मीना और उनका अपना बेटा कपिल सुनते हैं तो उसी समय दंग से रह जाते हैं कि आखिर जब 29 तारीख को यहाँ से निकल गए थे तो घर क्यों नहीं पहुँचे, 2 दिन का वक्त बीत गया है। और उसी वक्त इधर मीना और कपिल दोनों जो होते हैं अब धौला कुआं के ही कोतवाली में पहुंच जाते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं। थाना प्रभारी के सामने इधर मीना पहुंचती करने लग जाती है कि साहब हमारे जो अपने पति होते हैं कृष्णा मौके पर दिल्ली की ही जो धौला कुआं पड़ता है उसी में ही डिफेंस सर्विस जो इंस्टीट्यूट है उसी में कैंटीन में जाकर मौके पर वह कार्यरत होते हैं, और रोज़ का उनका जो होता है अपने घर से वहाँ आना जाना होता है। लेकिन कभी कभी वहाँ 2 दिन रात बिता दिया करते थे, और 29 दिसंबर को वहाँ भी निकले हुए थे। तो 2 दिन का वक्त जब बीत जाता है तो हमें लगने लगता कि आखिर इतना टाइम हो गया वहाँ भी घर क्यों नहीं आए। तो हम साहब उनके पास कॉल करते, उनका मोबाइल जो होता है बंद बता देता है। तो अपने बेटे को लेते वहाँ पर पहुँचते, लेकिन वहाँ के कर्मचारी द्वारा पता चलता है कि साहब हमारे पति तो 29 दिसंबर को रात के टाइम के आसपास तो वहाँ निकल गए हैं, लेकिन अभी तक वह घर नहीं पहुँचे हैं। यह बात वहाँ के थाना प्रभारी जब खुद मीना के द्वारा है सुनने के बाद इस मामले को बड़ा गंभीर लेते हैं, क्योंकि यह मामला जो होता है एक बड़े ही घराने का होता है। इसीलिए वहाँ के थाना प्रभारी इस मामले को संज्ञान से लेने के बाद कृष्णा कुमार के अब गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, और कृष्णा कुमार की तलाशी करने के लिए
इस केस के सिलसिले की जानकारी उसी वक्त अपने से बड़े अधिकारी को दे देते हैं और साथ में मीना से ही किसना कुमार का मोबाइल नंबर लेते हैं और फ़ोटो को लेते हैं। लेने के बाद फ़ोटो को अपने जितने भी नज़दीकी अब पुलिस थाने में होते हैं सब में फ़ोटो को सर्कुलेट कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द किसना के बारे में अब पुलिस को पता चल जाए। अब पुलिस की जो टीम होती है मुखबिरों को भी अलग कर देती है कि आखिर पता करिए इनके मोहल्ले में किसी से इनकी क्या रंजिश होगी। अब पुलिस की जो टीम होती है दूसरे दिन एक टीम लेती है। लेने के बाद ठीक जो होता है अब उसी वक्त इधर लोनी बॉर्डर के ही उसी कॉलोनी में पहुंच जाती है। और जब पहुंचती है पहुंचने के बाद जो होता है अब मीना और कपिल से पूछताछ करती है कि आखिर आपके पति का किसी के साथ क्या कोई दुश्मनी था। तो मीना कह देती कि ना साहब, हमारे पति बड़े ही सरल स्वभाव के थे, उनका किसी सा कोई भी लेना देना ना था। आखिर उनके झगड़े तकरार कहाँ से होंगे। अब थाना प्रभारी जब यह बात सुनते वह भी सोचने लग जाते कि आखिर जो होता है जब किसना कुमार का किसी से दुश्मनी ना था, किसी से आज तक झगड़े तकरार नहीं हुए हैं, तो आखिर जो होता है अब उनको गायब करने में आखिर किसका हाथ हो सकता था। यही सब सोच साच कर इधर जो होते हैं खुद अब परेशान हो जाते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त इस केस की तलाशी करने के लिए मुखबिरों के ऊपर और दबाव मार बैठती है। और जब दबाव मार बैठती है तो पुलिस की जो टीम होती है इधर इस केस की और गहराई से जांच पड़ताल करने के लिए किसड़ा का मोबाइल नंबर लेती है। और मोबाइल नंबर लेने के बाद किसड़ा के मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल निकाला जाता है। अब पुलिस की टीम इधर कपिल की तलाशी करने के लिए अब सीडीआर डिटेल की मदद से सर्विलांस टीम की मदद भी लेती है। लेकिन इधर अब जैसे शाम का टाइम होता है तो कपिल जो होता है अपने ही घर में बैठकर अपने पिता के बारे में सोच विचार कर रहा होता है। तभी उसके अपना एक करीबी रिश्तेदार होता है। अब उसी के द्वारा कपिल को सूचना मिलता है कि ठीक जो होता है आज सुबह के टाइम जो किशन बिहार है उसी बिहार के बगल में ही एक व्यक्ति की डेड बॉडी एक झाड़ी में पुलिस को बरामद हुई है। और ठीक है लोधी पुलिस थाने को टीम को बरामद हुई है। और यह खबर जैसे ही कपिल पाता है तो अपने परिवार को अपने साथ लेकर लोधी पुलिस थाने में पहुंच जाता है। अब वहां पहुंचता है तो वहां के यह अधिकारी होते हैं अब संजीव कुमार। मौके पर कपिल को जब देखते हैं तो कपिल जो होता है उसी समय इंस्पेक्टर साहब को देखता अंदर जाता है, उनसे कहने लग जाता कि साहब हमें सूचना मिला हुआ है कि आपको एक डेड बॉडी आज सुबह ही प्राप्त हुआ है। एक बार उस डेड बॉडी को हम देखकर अपने पिता के रूप में शिनाख्त करना चाहते हैं। अब वहाँ पर ऐसे अधिकारी जो होते हैं संजीव कुमार अपना मोबाइल निकालते हैं। निकालने के बाद एक फ़ोटो जो होता है उसी मोबाइल के ऊपर ही अब रख देते हैं। और इधर कपिल जैसे ही फ़ोटो को देखता उसी समय उसके आंखों से बड़ी तेज़ आंसू निकल जाते हैं। कहने लग जाता कि साहब यह तो हमारे अपने पिता अब किसना कुमार हैं। इधर एसआई अधिकारी अब संजीव कुमार कहने लग जाते हैं कि हमें जो होता है सुबह के लगभग 7 बजे के आसपास है इधर एक व्यक्ति द्वारा अब पता चला कि ठीक जो होता है जो सलवाजपुर है वहीं किशनपुरा के ही पास जो झाड़ी उसी झाड़ी में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पूरी तरह से अब मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। और हमारी टीम को खबर लगता है तो हम टीम के सहित वहाँ पहुँचते हैं और डेड बॉडी के करीब जाते देखते हैं उस व्यक्ति की जो उम्र होती है लगभग अब 50 से 56 साल के आसपास दिख रहा होता है। लेकिन व्यक्ति के सीने पर और साथ में शरीर के कई हिस्सों पर गोलियां दागी गई होती है। लेकिन हमें वहां से देखकर यही अंदाज़ा हो चुका होता है कि आखिर व्यक्ति की जो मौत हुई है यहाँ पर नहीं बल्कि व्यक्ति को कहीं और तौर तरीके से मारा गया है और बॉडी लाकर यहाँ सिर्फ डंप किया गया है। पुलिस की टीम यह बात जब कपिल के सामने रखती है तो कपिल की माँ जो होती है उसी समय पहुँचती है और पहुँचने के बाद पुलिस की टीम के सामने कहने लग जाती कि हमें अपने पति के दर्शन कराओ। एएसआई अधिकारी जो होते उसी समय अब गाज़ियाबाद के ही जो अस्पताल है उसी मोर्चरी में लेकर अब कपिल और मीना को पहुंच जाते हैं। और मोर्चरी में रखे डेड बॉडी को जैसे ही बाहर निकालते हैं अधिकारी उसी समय जब देखते दोनों के दोनों ही दहाड़े मार के चिल्ला पड़ते हैं। अब इधर किसना कुमार के रूप में शिनाख्त होने की वजह पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त मीना के हितैषी पर अज्ञात हत्या के पूर्व धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए दोबारा कपिल और मीना से वहीं पूछताछ कर लेती है। और जब पूछताछ कर लेती पुलिस के सामने बस यही छोटी मोटी सबूत निकल कर आ पाता है कि आखिर जब उनके कोई किसी से रंजिश ना है तो आखिर उनके साथ ऐसा कारनामा कौन कर पाएगा। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब सर्विलांस की टीम की मदद लेती है। सीडीआर डिटेल जो होता है किशोर कुमार के मोबाइल नंबर का निकाला जाता है और निकलता भी है, बड़ी जल्दी निकल के भी आता है। तो पुलिस की टीम जब सीडीआर डिटेल किसड़ा के देखती है तो पता चलता है एक अनजान नंबर होता है। अब उस नंबर पर इधर किसड़ा के मोबाइल पर लगभग जो होता है 29 तारीख के सुबह के टाइम से और शाम को लगभग 8 बजे के आसपास के बीच
7 से 8 बार अब कॉल किए गए होते हैं। लेकिन पुलिस की टीम उस अनजान नंबर के बारे में जानकारी जब इधर सर्विलांस की टीम से लेती है तो पता चलता है उस युवक का नाम है अब मुकीम, जो ठीक इधर नंद नगरी के ही पास है, इधर मडौली इलाका पड़ता है, वहीं का रहने वाला होता है। और पुलिस की टीम जो होता है अब मुकीम के बारे में जब जानकारी लेती है, जानकारी लेने के बाद एक टीम मिलती है, उसके घर पहुंच जाती है। और जब घर पहुंचती है तो पता चलता है उसके परिवार वाले तो होते हैं लेकिन मुकीम नहीं होता। परिवार वालों से पुलिस की टीम वहाँ पूछताछ करती है तो पता चलता है मुकीम से जो होता है परिवार वालों को जो नाता होता है कई महीनों से ख़त्म हो चुका होता है। करे लग जाते कि हमारा जो बेटा होता है पूरी तरह से रंगीला किस्म का होता है साहब, उसका और हमारा जो लेन देन है, पैसों का लेन देन है, यहाँ तक कि भूमि का लेन देन है, सब खत्म हो चुका है। उसकी टीम कहने लग जाती है कि इस समय वह कहाँ हो सकता है। तो इधर मुकेश के परिवार वाले कहने लग जाते कि साहब हो सकता है वह अपने सासू माँ पुष्पा के पास अपनी पत्नी अब आरती के साथ रह रहा हो। और पुलिस की टीम जब खबर पाती है वहीं से ठिकाना पता लेती और लेकर पहुंच जाती है और ठीक गाजीपुर में जब जाती है ठीक इधर आरती के ही अब मायके में पहुंचती है तो पता चलता है कि आरती जो होती है अपने पति मुकीम के साथ विवाह नहीं होती। पुलिस की टीम का जो शंका होता और बढ़ जाता। सर्विलांस की टीम की मदद भी लेती है और तौर तरीके से अब मुकीम और इधर आरती की तलाशी करती है। अब आरती की तलाशी करते करते लगभग कुछ दिनों को तो वक्त बीत जाता है और जब बीत जाता है तो इसी बीच अब 16 जनवरी का दिन होता है। तो उसी दिन जो होता है पुलिस के मुखबिर के द्वारा पता मौके पर मुकीम जो होता है कभी नगर के थाने के इलाके के पास जो गाजियाबाद पड़ता है वहीं मौके पर खड़ा हुआ है। पुलिस की टीम जो होती है अब कभी नगर पहुंचती है। कभी नगर पहुंचने के बाद सही में एक दुकान होता है, उसी दुकान पर जो होता है मुकीम पुलिस को दिख जाता है। और मुकीम उसी वक्त जैसे भागने फिराक में होता है तो उसी के पीछे एक महिला और एक व्यक्ति लग जाते हैं। पुलिस की टीम तीनों को ही धरदबोती लेकर थाने पहुंच जाती है और लेकिन जब तीनों से नाम पता पूछा जाता पता चलता है पहले वाले व्यक्ति का नाम होता है मुकीम, अब दूसरे वाले व्यक्ति का नाम होता है दीपक है और तीसरे वाला जो औरत होती है उसका नाम आरती होता है। लेकिन पुलिस की टीम अब दिनों से पूछताछ करने के लिए वहीं अपनी शक्ति दिखाती है और बड़ा जल्दी जो था किशोर कुमार की हत्या का जुल्म अब कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई अब रखते हैं इसे सुनने के बाद हर किसी का जो कलेजा होता है वह हिल सा जाता है। असल में इस घटना की जो शुरुआत होती है ठीक 13 साल पहले होता है। अब किशोर कुमार का अपना जो मकान होता है अब उसी मकान में ही उनके एक किराएदार होते हैं जिनका नाम सोनपाल होता है। उनकी पत्नी होती है अब पुष्पा। उनके टोटल 2 बच्चे होते हैं। उनकी एक बड़ी बेटी होती है आरती जिसकी उम्र लगभग उस समय मात्र अब 13 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर सोनपाल जो होता है किशोर कुमार के घर काफ़ी आना जाना रखते हैं। दोनों का एक देखा जाए नाते रिश्तेदारी और बढ़ जाता है। लेकिन जब भी कभी इधर सोनपाल को पैसे की ज़रूरत पड़ती तो किशोर कुमार के सामने हाथ जरूर फैला दिया करते थे। और किशोर कुमार एक जो होते सरल स्वभाव होने की वजह से अब सोनपाल की पैसों से मदद कर दिया करते थे, जिसकी वजह सोनपाल अपनी पत्नी अपने बच्चों का पालन पोषण करने में अब कोई कसर भी नहीं छोड़ते हैं। अपने ही इलाके में रहकर अब ठीक ठाक तरीके से मेहनत मजदूरी करते थे और अपने बच्चों की परवरिश के लिए जी तोड़ तरीके से लग पड़ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर अब रहते रहते सोनपाल को लगभग 8 साल का जब वक्त बीत जाता है तो इसी बीच आरती जो होती है पूरी तरह से अब शादी की दलील पर पहुँच जाती है। पहुँचने की वजह से अब सोनपाल को अपनी बेटी की शादी की बड़ी चिंता सताने लग जाती है। वह सोचने लग जाते हैं कि अपनी बेटी की जो शादी है अब बड़ी जल्दी कर दिया जाए, जिसकी वजह से वो अपने कुछ रिश्तेदारों की मदद लेते हैं। अब उन्हीं रिश्तेदारों के द्वारा पता चल जाता है कि ठीक जो होता है उत्तर प्रदेश का जो जाना माना अब शहर है अब गाजियाबाद, उसी में ही एक पूरा जाना माना इलाका है। उसी इलाके में ही रहने वाला होता है अब इधर गौरव। और गौरव को जैसे ही पहली नज़र में अब जाकर सोनपाल देखते हैं तो अपनी बेटी के लिए रिश्ते की हामी भर लेते हैं। और गौरव और साथ में अब आरती की जो शादी होती है तौर तरीके से हो जाता है, क्योंकि गौरव जो होता है मौके पर एक ऑटो ड्राइवरिंग का काम किया करता था। अब सुबह निकलता तो शाम को अपने घर वापस से लौट पाता था। कैसे न तैसे कर कर अपनी खूबसूरत पत्नी की जो होता है परवरिश अपने घर में रहकर अब किया करता था। लेकिन जब वो वक्त बीतता है तो बड़ी तेज़ी से बीतता है। अब बीते बीते लगभग 1 साल का वक्त ऐसे निकल जाता है तो इधर आरती जो होती है अब टोटल एक बेटे की माँ बन जाती है। अम्मा बनने की वजह से परिवार में और खर्चा बढ़ जाता, जिसकी वजह से अब गौरव भी अब परेशान होने लग जाता है। लेकिन गौरव के साथ जो होता है आरती का अब रहते रहते अब उधर मन उभरने लग जाता है तो गौरव को अपने साथ लेती है और लेने के बाद दिल्ली के ही अब गाजीपुर में चली जाती है। और गौरव वहाँ भी रहकर अब ऑटोगिरी का काम किया करता था। अब वहाँ से आरती का तौर तरीके से खर्चा बढ़ता चला पाता था, क्योंकि वह गाजीपुर का जो एरिया होता बड़ा ही घना एरिया होता है।
अब आरती दिन भर तो अकेले रहती, लेकिन जब शाम के टाइम मार्केट जाती तो उसकी मुलाकात जो था अपने पड़ोस के रहने वाले राजू से हो जाया करता था। अब पड़ोसी होने के नाते जो था राजू अब आरती का तौर तरीके से मदद भी कर दिया करता था, और मदद करने की वजह से आरती तौर तरीके से विश्वास भी करने लग जाती है और राजू से हर वक्त हेल्प मांगने के लिए खड़े हो जाते थे। लेकिन राजू का अब जो निगाह होता है आरती के ऊपर जब पड़ता है तो पहली नज़र में आरती का दीवाना भी हो जाता है, जिसकी वजह से हाथ धोकर अब आरती के पीछे पड़ जाता है। लेकिन आरती जब कभी भी गली में नुक्कड़ों में गुजरती तो उसके पीछे काफ़ी युवक भी आवारागिरी करता शुरू कर देते, लेकिन इधर आरती को यही सब अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इसी बीच राजू के दोस्त होते हैं और एक होता है नीरज और एक होता है मुकीम। अब नीरज और मुकीम का जो होता है अब राजू के कमरे पर काफ़ी आने जाना होता है, लेकिन मुकीम जो होता है देखने में काफ़ी हट्टा कट्टा भी होता है, क्योंकि वह एक जिम में रहने वाला तौर तरीके से ट्रेनर होता है, जिसकी वजह से उसकी रंग रौब को देख कर कोई भी युवती खींची चली जरूर जाती थी। लेकिन इधर दूसरी तरफ जब भड़क जाकर आरती को लगता है कि राजू का अपना करीबी एक दोस्त है मुकीम, देखने में अट्टा कट्टा भी है, नौजवान भी है, अगर हमारा सोल्यूशन अगर वह सुलझा दे तो कितना अच्छा हो। और एक दिन खुद इधर आरती मौका निकालती राजू के कमरे पहुँचती, पता चलता मुकीम आया हुआ है और मुकीम के सामने जाकर इधर जो होती है खुद आरती बात करने लग जाती है कि हमारे साथ हमारे गली में कुछ नुक्कड़ लड़के हैं छेड़छाड़ी कर रहे हैं। यह बात मुकीम को पता चलता है, उसी समय बनना जाता करने लग जाता है कि एक बार आप हमें ना उनका नाम पता दे दीजिए। और आरती जो होती विश्वास करते हुए मुकीम का उनका नाम पता दे देती और मुकीम अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ लेता है और लेने के बाद नुक्कड़ गली में पहुंच जाता और लड़के जब मिल जाते तो के धमका मुक्का को शांत करवाता है। लेकिन इधर जो होता है एक हफ्ते का वक्त बीत जाता है। अब आरती को कहीं कोई लड़के का छेड़ने का कोई तरीका नहीं दिखता है, जिसकी वजह से आरती पूरी तरह से अब इधर मुकीम पर दिल लगा बैठती है। यही सब अदा देखकर आरती फिदा हो जाती। फिदा होने के बाद जो होता है आरती अब मुकीम से मुलाकात करने के लिए हरसतें बढ़ाती है और बड़ी जल्दी मुलाकात करती है और दोनों के बीच जो होता है संबंध बन जाता है और गौरव के गैर मौजूदगी में मुकीम का जो होता है आरती के कमरे पर आना जाना बन जाता है। और इस तरह सिलसिला चलता है कि मुकीम पूरी तरह से आरती के प्यार में दीवानी सी हो जाती है। लेकिन जब आरती को पता चलता है कि मुकीम तो पूरी तरह ज़िंदगी अभी बिन शादी के गुजार रहा है, तो उसी वक्त आरती जो होती है अब मुकीम के ऊपर शादी के लिए थोड़ी बहुत दबाव तो मारती है। लेकिन मुकीम भी पहले से चाहता था कि आरती हमारे साथ शादी करे, लेकिन इधर आरती अब फैसला बदल देती, कहने लग जाती कि ना, शादी के तहत अब ज़िंदगी ना गुजारेंगे, क्योंकि हमने शादी करके तो देख लिया है और हम चाहते हैं कि बिन शादी के हम दोनों अब रह सकें। मुकीम जब समझता है, समझ भी जाता है, सोच लेता है कि बस करो, वही होने वाला है जो एक रहकर लिव इन रिलेशन में होता है। बस इधर मुकीम यह बात अपनी मन की जाकर अब आरती के सामने रख देता है। आरती जो होती है फैसला लेती है और ठीक आरती अपने पति और अपने बच्चों को अपने ही घर में त्याग देती है और घर की दहलीज पार करते हुए मुकीम के साथ जो होता है निकल जाती है। और निकलने के बाद जो होता है इधर आरती और मुकीम दोनों नंदनगरी के ही पास एक भटोली होता है, वहीं आकर एक किराए का कमरा लेते, वहीं पर रहने लग जाते हैं। और जब रहने लग जाते तो वहाँ रहते रहते जब कुछ वक्त बीतता है, इसकी जो खबर होता है आरती की अपनी माँ पुष्पा को लगता है और पुष्पा जब खबर पाती अपनी सारी हरकतें अब बेटी के बारे में जानती थी कि हमारी बेटी अब ज़्यादा दिन मुकीम के साथ टिकने वाली नहीं है। इसकी वजह से अपनी बेटी को समझाती बुझाती कि बेटी अब भी रास्ता सही है, अपने पति का रास्ता अपनाओ। लेकिन ठहरी आरती पूरी तरह से मुकीम के प्यार में दीवानी, हरगिज़ जो था मुकीम के साथ अब रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, जिसकी वजह से उसकी जो अपनी माँ होती है पुष्पा अब इधर जो होता है अपनी बेटी और मुकीम को अपने ही घर में पनाह दे देती है और देने की वजह से दोनों मिलकर अब रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कुछ महीने रहते हैं तो दोनों का जो प्यार होता है एकदम उतर सा जाता है और नशा उतरने की वजह से दोनों के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। मुकीम ठहरा बेरोजगार, जिसकी वजह से झगड़े तकरार घर में और बढ़ जाते हैं। और तभी एक दिन दोपहर का टाइम होता है तो उसी वक्त आरती जो होती मुकीम से कहने लग जाती है कि यहाँ रहकर हमारा जो होता है शौक श्रृंगार और खर्चे चलने वाले ना हैं, जिसके लिए अब तुम्हें कोई ना कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा। मुकीम कह देता कि हमारे पास एक ही रास्ता बच रहा है, क्यों ना हम चलकर अपने अब लोधी इलाके में एक कोठा खोला जाए। और जैसे ही आप बात सुनती आरती चौजत करने लग जाती कौन सा, लेकिन इधर कहने लग जाता हुआ होगा जो पूरी तरह से हमें पैसों की अब भरमार लगा देगा। अपनी प्लान के तहत जो था तौर तरीके वाली बात है अब मुकीम जाकर आरती को समझा देता। आरती समझ जाती आखिर हमें करना क्या है। तभी मुकीम का ही अपना जो करीबी दोस्त होता है अब नीरज,
और साथ में दीपक को भी संपर्क कर लेता है और सारी जानकारी दे देता है कि आखिर पैसे हमें कैसे कमाना है। अब इधर नीरज और साथ में दीपक खबर पाते हैं, पूरी तरह से प्लान में शामिल हो जाते हैं और फिर जो होता है इस चीज़ की जानकारी राजू को खुद मुकीम दे देता और राजू खबर पाता है। अब इधर पाँचों को पाँचों मिलकर तौर तरीके से एक ऐसा प्लान बनाते कि उसी प्लान के तहत पैसों कमाने के लिए जुगाड़ निकाल बैठ और लोधी इलाके में जाते हैं। जाने के बाद जो होता वहीं पर एक कमरा लेते वहीं किराए का ही और वहीं पर रहना शुरू कर देते। उनका प्लान इस तरह का होता है कि अगर और की खूबसूरती कोई भी मर्द देखता है तो फिदा बड़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि आरती थी इतनी खूबसूरत। और वही चाल चलता है, वही रास्ता अपनाता है और इंटरनेट के जरिए जो होता है काफ़ी सारे मोबाइल नंबर मौके पर निकालता है और सर्च करता है और किसी अगर मर्द का नंबर मिल जाता है तो उस पर कॉल करता, फिर आरती से बात करवा देता। आरती बात करती मीठी मीठी बातों में, लुभावनी बातों में। फिर एक हफ्ते जो होते बात चलते हैं, मर्द जब आरती के लोध में फंस जाता तो आरती जो होती है उसी लोधी किले वाले कमरे में बुलाती, फिर उसके साथ मीठी मीठी बातें करती और फिर वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत एक चोरी छुपे कैमरा लगा देती, फिर रिकॉर्ड करती। कुछ हरकत रिकॉर्ड हो जाती। जैसे रिकॉर्ड होते तभी कमरे में इधर जाकर दीपक और नीरज और मुकीम तीनों घुस जाते हैं और घुसने के बाद जो होता राजू तौर तरीके से पुलिस वाली गिरी वाला दिखाता हुआ वहीं उस व्यक्ति को धमकाता और जिसकी वजह से वो अपना व्यक्ति जो होता पास खड़ा हुआ पूरे के पूरे जेब में रखे हुए पैसे काफ़ी सारे गहने बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से अब इनका जेब खर्चा जो होता है उस कोठी में रहकर आरती की वजह से चलना शुरू हो जाता है। पाँचों को पाँचों ज़िंदगी होते हैं अब अपने रंग मिजाज के तहत गुजारना शुरू कर देते हैं। या ज़िंदगी चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीतता है तो राजू की जो नज़र होता है अब आरती के ऊपर पड़ता है। एक ही नज़र में तो दीवाना तो होता है, लेकिन आरती से अब लगाव जाना होता है, जिसकी वजह से आरती बड़ी जल्दी राजू की तरफ खींच जाती है। और एक दिन दोपहर का जब टाइम होता है तो आरती जो होती है राजू के साथ हरकतें करने के लिए पूरी तैयारी कर बैठती है, लेकिन तब तक तो दरवाज़ा खुल जाता है और दरवाजे पर अब नीरज, मुकीम और दीपक होते हैं। लेकिन तीनों जब देखते हैं तो मुकीम जो होता है अपनी पत्नी और राजू का वहीं बेदम तक पिटाई कर देता है और सारे पैसे और कुछ गहने लेकर वहीं से राजू को अपने घर से निकाल देता और दोबारा आने से अपने घर में पाबंदी लगा देता है। और उसी दिन से राजू को वहाँ आना जाना बंद हो जाता है। लेकिन इधर जो होता है अब चारों को चारों डर जाते कहीं राजू हमारे इस षड्यंत्र के बारे में लोगों को खबर ना दे दे, जिसकी वजह वह सोच लेती है कि हमें कोई अपना रास्ता अलग निकालना पड़ेगा और ऐसा रास्ता ताकि एक ही झटके में बड़ी मोटी कमाई हो जाए। और तभी दूसरी तरफ आरती को ध्यान आता है कि उन्हें अपने मकान मालिक और किसड़ा कुमार से संपर्क किया जाए, क्योंकि उनके पास तो काफ़ी मोटे धन पड़े हुए हैं। अगर एक ही झटके में हमारे कब्जे में आएंगे तो बड़ी जल्दी उनके साथ अपने तौर तरीके अपनाएंगे और काफ़ी सारे पैसे हमारे हाथ लग जाएंगे। और इस प्रकार की जानकारी इधर आरती जाती है दीपक और नीरज और मुकीम को दे देती है। तीनों आरती के प्लान को समझ जाते हैं और तीनों मिलकर बड़े ही तरीके से षड्यंत्र भरी एक वहीं पर रच कर खतरनाक प्लान बना लेते हैं। और तभी जैसे ही अब इधर 29 दिसंबर और साल 2014 का ही अब दिन होता है, तो उसी दिन जो होता है आरती सुबह के टाइम किसड़ा कुमार के मोबाइल पर कॉल कर देती है, कहने लग जाती है कि अंकल जी हमें ना आपसे परफ्यूम चाहिए और एक जो होता है बढ़िया सा गिफ्ट वाला डब्बा चाहिए। हमें पता आपके पास जो होते काफ़ी सारे उस कैंटीन में व्यवस्था हैं, लेकिन जैसे कि सड़क को सुनने करने लग जाते हैं, हाँ बेटी हमारे पास तो काफ़ी है, लेकिन हम तुम्हारे पास लगभग दोपहर के बाद ही ला पाएंगे। अब इधर जो होती है लोधी नगर का पता किसड़ा को बता देती हैं और किसड़ा जो होती है लगभग जब 12 बजता है तो छुट्टी नहीं पाते। तो दूसरी तरफ जो होती है अब इधर आरती किसड़ा के पास कॉल करती है कि आप कब आ रहे हैं। लगभग दिन भर में 7 बार आरती किसड़ा के मोबाइल पर कॉल करती है। अब लेकिन जैसे 7 बजे के आसपास का टाइम होता है किसड़ा जो होते हैं उसी वक्त परफ्यूम लेते हैं, एक बड़ा सा गिफ्ट का बढ़िया सा डिब्बा बनवाते हैं और दोनों लेकर निकल जाते हैं और लोधी के उसी ही इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर इधर दीपक और नीरज और मुकीम और आरती जो होता पहले से रहा करते थे। उसी कमरे जब घुसते हैं, घुसने के बाद आरती तो दिख जाती है। आरती जब देखती है अंकल कहकर सेवा पानी तो करती है, कहने लग जाती है कि एक बार सेंड दिखा दीजिए। अब इधर किसड़ा कुमार सेंड निकालते हैं, निकालने के बाद आरती को जैसे देने लग आरती कहने लग जाती है कि अंकल जी यह सेंड जो एक बार हमारे ऊपर मारकर दिखा दीजिए। अब उनको नया पता था कि आगे होने वाला क्या है। किसड़ा कुमार उस सेंड को निकालते आरती के अब जैसे हिस्से पे मारना शुरू कर देते, उसी वक्त घर के अंदर नीरज और दीपक
और मुकीम घुस जाते हैं और वहीं जो ताकने लग जाते हैं। सारी हरकतें हमने देख लिया है और CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका। हम नहीं चाहते हैं आपकी बदनामी अब इस वजह की हो। और बगल में आरती तड़तड़ा खड़ी हो जाती, करने लग जाती है कि हमें नहीं पता था हमारे साथ ये ऐसे करने वाले हैं। लेकिन किसान कुमार करने लग जाती है कि बेटी तुम क्या कर रहे हो। लेकिन आरती कह देती है कि बेटी हम तो आपको जानते नहीं, आप हमें बेटी कैसे करें। अब इस तरह की लफ्ज़ से बातों सुनकर किसान कुमार पूरी तरह से अस्तंभ सा रह जाते हैं और चारों के चारों जो थे वहीं मिलकर पहले पिटाई करते हैं और उनके जेब से लगभग 500 रुपये निकलता है। एक ATM निकलता है। मुकीम ATM का पिन नंबर बार बार पूछता है। जब किसान कुमार समझ जाते हैं कि अब हम फंस सा गए हैं और ATM का पिन नंबर बतला देते हैं और दोनों ATM कार्ड लेते हैं। वही पंजाब नेशनल बैंक के ATM में जाते हैं। लेकिन जब पिन नंबर डालते हैं तो गलत आता, बार बार कोशिश करते हैं। फिर वहाँ से वापस आते हैं, दोबारा बोलते हैं, दोबारा पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद मजबूरी वश जो होता है किसान कुमार बता, लेकिन दोबारा जाते ATM में फिर गलत निकलता। गुस्से में कमरे में पहुँचते और एकाएक पिटाई करना शुरू कर देते हैं। कहने लग जाते अपने घर वालों को फ़ोन करो और 2 लाख रुपये की मांग करो। लेकिन किसान कुमार मना कर जाते हैं। तो मुकीम जो होता गुस्से में अपनी ही जेब से रिवॉल्वर निकालता और उसी से एक के बाद एक गोली किसान कुमार के ऊपर चला देता है, जिसकी वजह किसान कुमार की वहीं बेरहम तरीके से मौत हो जाती है। आरती कहने लग जाती है कौन सा तरीका तुम लोगों ने अपनाया, हमने ऐसी कल्पना की ही नहीं थी। लेकिन वहाँ पर चारों मिलकर अपने तौर तरीके से बूढ़ी का ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। अब जैसे ही एक दिन का वक्त बीतता है तो शाम के टाइम जो होता है तीनों के तीनों मिलकर बूढ़ी को कंबल में लपेटते हैं, एक बाइक पे डंप करते हैं और डंप करने के बाद उस इलाके से निकलते हैं और निकलने के बाद सीधा का सीधा लेकर इधर जो शाहबाजपुर पड़ता है उसी के पास एक झाड़ी होता ले जाकर वहीं डंप कर देते हैं। फिर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती सुनने के बाद हर किसी का जो कलेजा होता मुँह को आ जाता। पुलिस की जो टीम होती है अब दीपक है और नीरज और साथ में मुकीम और दूसरी तरफ है आरती को अपने कब्जे में लेती है और चारों को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें दीपक कुमार ठाकुर हैं जो मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं और साथ में राजकिशोर वर्मा जी उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं और इधर रजित राम जो उत्तर प्रदेश है आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।